बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गलतफहमी है सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के रिश्तों और केमिस्ट्री के बारे में। तो आज पूरी डिटेल में समझते हैं कि आखिर क्या है सच्चाई गांधी सुभाष की रिफ्ट या फाइट की। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं द ट्रुथ विद अश्विनी। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। साल 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था। हर साल कांग्रेस पार्टी में वोटिंग के माध्यम से अध्यक्ष पद का चुनाव किया जाता था। 1938 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस इलेक्ट हुए। ये वो समय था जब भारत की राजनीति में महात्मा गांधी का नाम अनडाउटेडली भारत के सबसे बड़े लीडर के रूप में लिया जाता था। गांधी अहिंसा, सत्याग्रह और जन आंदोलन की ताकत को असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में पहले ही दिखा चुके थे। गांधी को एक ऐसे नेता के रूप में माना जाता था जो अपनी बात किसी पर भी थोपते नहीं थे। दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस भारत को ब्रिटेन से आजाद करवाने के लिए हिंसा के रास्ते को भी गलत नहीं मानते थे, लेकिन मतभेद की असली वजह इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि देश और जनता उस स्थिति में हैं जब तुरंत प्रभाव से एक बड़े जन आंदोलन की शुरुआत की जानी चाहिए। सुभाष के मुताबिक द्वितीय विश्व युद्ध से ठीक पहले ब्रिटेन पर छाए युद्ध के संकट को भारत के लिए एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस के मुताबिक अंग्रेजों को 6 महीनों का मौका दिया जाना चाहिए और अगर अंग्रेज 6 महीनों में भारत को पूर्ण रूप से आजाद नहीं करते हैं तो एक बड़ा जन आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ गांधी जी का भी मानना था कि देश को एक बड़े जन आंदोलन की जरूरत है, पर गांधी के मुताबिक देश की जनता और कांग्रेस दोनों उस वक्त किसी भी जन आंदोलन के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि सांप्रदायिकता देश के लिए कहीं ज्यादा बड़ी परेशानी बनती जा रही थी। दूसरी ओर किसानों और मजदूरों से भी उस वक्त जन आंदोलन की उम्मीद नहीं थी। तो कुल मिलाकर सुभाष और गांधी आने वाले समय की पॉलिसी पर काफी अलग अलग सोचते थे। लेकिन हालात तब ज्यादा बिगड़े जब सुभाष ने 21 जनवरी 1939 को दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा की। सुभाष की कई सारी बातें बहुत सारे कांग्रेस मेंबर्स को नापसंद थी, जैसे सुभाष का इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्लान, क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना था कि मशीनों के आने से छोटे उद्योगों में बेरोजगारी बढ़ेगी। जहां गांधी जी आजादी की लड़ाई में साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास रखते थे, वहीं सुभाष चंद्र बोस आजादी पाने के लिए हिंसा या विदेशी सहायता को गलत नहीं मानते थे। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि वो नए विचारों और नई विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा अलग अलग समस्याओं और कार्यक्रमों के आधार पर होना चाहिए। सुभाष का यह भी मानना था कि उस वक्त बहुत सारे बड़े राष्ट्रीय नेता ऐसे हैं जो थक चुके हैं और अंग्रेजों से फेडरल स्कीम के ढांचे पर समझौते को राजी हैं, यानी ये नेता पूर्ण आजादी के लिए संघर्षरत नहीं होंगे। लेकिन सुभाष के इन विचारों का 24 जनवरी 1939 को कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं जैसे सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी ने विरोध किया और कहा कि अध्यक्ष पद के चुनाव में विचारधारा और कार्यक्रम का जिक्र करना बेकार है, क्योंकि ये फैसले कांग्रेस लोकतांत्रिक ढंग से अलग अलग समितियां बनाकर करती है। सुभाष के विरोध में पट्टाभी सीतारमैया को उम्मीदवार बनाया गया। महात्मा गांधी ने सीतारमैया को पूर्ण समर्थन दिया, पर इसके बावजूद सुभाष चंद्र बोस 1939 में कांग्रेस के दोबारा अध्यक्ष चुने गए। गांधी जी ने इस पर कहा कि सीतारमैया की हार उनकी खुद की हार है और गांधी की हार यानी पूरी कांग्रेस को इस बात से तकलीफ होने लगी। कांग्रेस के नेताओं को सुभाष के द्वारा समझौतावादी करार दिया जाना नागवार गुजरा, लिहाजा कांग्रेस कार्य समिति के 12 मेंबर्स ने इस्तीफा दे दिया। नेहरू उन लोगों में नहीं थे जिन्होंने कार्य समिति से इस्तीफा दिया हो, पर नेहरू बोस से सहमत भी नहीं थे। 5 मई 1939 को गांधी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सुभाष मानते हैं कि लड़ने के लिए हमारे पास पूरी ताकत है। मैं सुभाष के विचारों के पूर्णतः विरुद्ध हूँ। आज हमारे पास लड़ने की कोई ताकत नहीं है, सांप्रदायिक कलह की कोई सीमा नहीं है, बिहार के किसानों पर हमारी उतनी पकड़ नहीं है, सरकार को चुनौती देने लायक शक्ति मुझ में नहीं है। सुभाष और गांधी के बीच दूरियां खत्म करने के लिए प्रयास किए गए,
पर वर्धा आश्रम में गांधी और सुभाष की मुलाकात निरर्थक सिद्ध हुई। इसके बाद सुभाष बेहद बीमार पड़ गए। निमोनिया और बुखार की वजह से सुभाष ने कार्यकारी समिति की मीटिंग स्थगित करने को कहा, जिस पर सभी मेंबर्स नाराज हुए। त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस एम्बुलेंस पर पहुंचे थे। राजनीतिक गतिरोध दूर करने के प्रयास नेहरू ने भी किए थे, लेकिन कार्यकारी समिति के मेंबर्स की असहमति बनी रही। महात्मा गांधी उन दिनों राजकोट में जन आंदोलन में व्यस्त थे। कोई रास्ता बनता ना देख सुभाष ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। पर सवाल ये उठता है कि क्या सुभाष और गांधी विरोधी थे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सुभाष चंद्र बोस गांधी और चित्तरंजन दास दोनों से अत्यधिक प्रभावित थे, लेकिन कुछ मूलभूत मतभेद भी थे। पहला ये कि कांग्रेस पूरी तरह 20 साल पुरानी गांधीवादी लीडरशिप और उनके दिखाए अहिंसा के रास्ते पे चलना चाहती थी। गांधी जी 1939-40 में अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन के माध्यम से आजादी की लड़ाई लड़ना चाहते थे, जो आगे चलकर भारत छोड़ो आंदोलन में देखने को भी मिला। पर सुभाष चंद्र बोस हिंसा को गलत नहीं मानते थे और इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध में एक्सिस पावर्स यानी जर्मनी और जापान के साथ खड़े होकर ब्रिटिश उपनिवेशवाद को हराना चाहते थे। और ऐसा ही आगे चलकर सुभाष ने आजाद हिंद फौज बनाकर किया भी। अब ऐसे में कांग्रेस एक तरफ ब्रिटेन का विरोध कर रही थी क्योंकि ब्रिटेन उपनिवेशवादी ताकत थी, पर दूसरी तरफ जर्मनी हिटलर की लीडरशिप में फांसीवाद जैसे खतरनाक विचारधारा से ग्रसित थी। इसीलिए गांधी जी ये चाहते थे कि भारत उस वक्त ब्रिटेन का साथ दे, पर इस शर्त पर कि युद्ध के तुरंत बाद भारत को पूर्ण आजादी दे दी जाएगी। पटेल, कृपलानी, नेहरू भी फांसीवाद के विरोधी थे। फिर एक खतरा यह भी था कि जापान अगर ब्रिटेन को हरा देता है तो कहीं आगे चलकर भारत जापान की गुलामी में न चला जाए। सुभाष और गांधी के बीच मतभेद थे, पर जब भी बात व्यक्तिगत तौर पर आई तो गांधी ने सुभाष की बढ़ती लोकप्रियता और योग्यता की कई बार तारीफ की। सुभाष चंद्र बोस ही वो इंसान थे जिन्होंने महात्मा गांधी को पहली बार 1944 में रेडियो संदेश पर राष्ट्रपिता कहा था और सुभाष चंद्र बोस ने हमेशा गांधी जी का सम्मान किया था। यहाँ तक कि 1945 में जब आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर अंग्रेजों ने मुकदमे चलाए, तब कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता, जिनमें नेहरू, काटजू और भूलाभाई देसाई जैसे लोगों ने सैनिकों के हक में पैरवी की थी। तो ऐसे सवाल कि सुभाष और गांधी के बीच कोई मनमुटाव था या किसने देश को असल में आजाद करवाया, ये सब बेबुनियाद सवाल है। असल में आजादी की महान लड़ाई में हजारों ऐसे नाम भी हैं जिनका जिक्र तक हमने नहीं सुना होगा। पर एक बात तय है कि जो भी लोग अंग्रेजों से वैचारिक, क्रांतिकारी या जन आंदोलन के माध्यम से लड़े, वे सब महान थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।